Okay. So here is the module and the name of the module for all of you. आज का मॉड्यूल है कुछ सब ऐसी कोई टर्म्स है लाइक करिकुलम, स्कोप एंड सीक्वेंस, राइट? Am I audible? Yes, you are perfectly audible. Okay, fine. So today's module is about curriculum, scope and sequence. So these are some terms and words. ये जो terms और words है वो हमें और एंड आई ऑल्सो विश कि वो हमें हेल्प करे हमारे स्कूलिंग को, लर्निंग को और हमारी जो टीचिंग मैथडोलॉजीज है उसे बेटर वे में समझने में. सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैं भी एक सवाल करना चाहूँगी कि आपका व्यू या आपका अंडरस्टैंडिंग करिकुलम के बारे में क्या है और व्हाट इज करिकुलम अकॉर्डिंग टू यू इन अ सिंपल वर्ड, इन योर ओन वर्ड्स. कोई भी अपना व्यू शेयर करे. खाली करिकुलम मतलब हम क्या समझ सकते हैं इस वर्ड से? Hello, ma'am. यस यस. According to me, curriculum means the extra things that you can provide about the topic or about any subject related. Extra things. Extra knowledge or extra um, basics topics that you can share Which is about out the. of you can say which is out of our textbook or syllabus, right? Which is Yes, not in. yes. Okay, but here I just you are correct somehow. It is definitely extra thing, but including the things which are in textbook and apart from textbook, right? टेक्स्ट में जो है और टेक्स्ट बुक के बाहर जो है वो जो सब मिलाते हैं उसे हम डेफिनेटली करिकुलम कहेंगे. और कोई थॉट किसी के पास है? देन वी विल इमीडिएटली और क्विकली मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. और किसी का कुछ थॉट या फिर स्कोप, सीक्वेंस, कोई भी टर्म के बारे में एक आध कोई व्यू हमें मिल जाए. ओके. सो जैसे मैम ने कहा अभी कि करिकुलम मतलब हम कुछ जो एक्स्ट्रा दे सकते हैं बच्चों को, मे बी वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, कुछ सराउंडिंग से हम उन्हें दे सकते हैं, वो है. डेफिनेटली इट इज़ ट्रू एंड ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक तो है ही हमारे पास, तो इन सबको मिला के जो बनता है वो है करिकुलम. एंड ये जो सब टर्म्स है करिकुलम एंड स्कोप एंड सीक्वेंस एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, राइट? तो इन सबको अगर हम ठीक से समझ लेंगे डेफिनेटली वो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी हद तक एनहांस करेगा, काफ़ी हमें इम्प्रूव भी कर सकता है हमारी उस प्रोसेस को. सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो इज इट विजिबल द नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 2? अच्छा, अभी इस स्लाइड से मुझे कोई अपना व्यू शेयर कर पाएगा? ये स्लाइड क्या हमें समझाती है और ये पिक्चर हमें क्या बताता है, क्या शेयर करना चाहता है? एक्चुअली दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू मैथ्स, मैथमेटिक्स. मैथ्स के जो भी टीचर्स हैं उनको तो आएगा ही आएगा ये. ओके. इस स्लाइड से आप क्या हम समझ सकते हैं, ये स्लाइड क्या दिखाती है हमें? इट इज़ रियली आई थिंक वेरी सिंपल. अ स्मॉल सर्कल, उसके बाहर एक थोड़ा बड़ा सर्कल, उससे एक बड़ा थर्ड नंबर का. करिकुलम इज द कोर एंड अदर रिवॉल्व्स अराउंड इट. एब्सोल्युटली पूजा मैम. curriculum is the core and everything other like textbook, syllabus and course revolves around the curriculum. Any other? Yes, yes. और कोई? जो मैथ्स के जो भी टीचर है वो इट्स काइंड ऑफ अ वैन डायग्राम. अगर हम कंपेयर करें तो एक वैन डायग्राम है, राइट? जिसमें टेक्स्ट बुक इनर मोस्ट सर्कल है जो हमें टेक्स्ट बुक दिखाता है. टेक्स्ट बुक वी कैन से दैट टेक्स्ट बुक इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ कोर्स एंड कोर्स इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, राइट? तो करिकुलम एंड जैसे हमारे प्रजापति मैम और जो भी है हमारे ग्रुप में और
आई थिंक दास पूजा मैम, राइट? उन्होंने जैसे हमें कहा, एब्सोल्युटली दे आर करेक्ट, कि करिकुलम, एवरीथिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम और एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, it revolves around the curriculum. We can say that curriculum is, it is the heart of the schooling, it is the heart of learning, right? तो अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है तो हमें उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है. नाउ एवरी एजुकेशन सिस्टम या कोई भी करिकुलम या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें है, राइट? It revolves around some of the questions, and they are in search of questions like what, why and how, right? मतलब कोई भी एजुकेशन सिस्टम है वो इन 3 क्वेश्चन के आसपास और इन 3 क्वेश्चन के आंसर को सर्च करते रहते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ. तो ये व्हाट मतलब यहाँ पे क्या है? अगर एज ए टीचर मैं आपको पूछूं कि ये व्हाट, व्हाई एंड हाउ हमारे लिए क्या हो सकते हैं? एज वी आर टीचिंग इन द क्लासरूम, व्हाट, व्हाई एंड हाउ. जस्ट फॉरगेट अबाउट करिकुलम एंड एवरीथिंग एंड एजुकेशन सिस्टम. एज ए टीचर हमारे लिए व्हाट, व्हाई एंड हाउ क्या होने चाहिए एज ए टीचर? Teacher, please participate, give your topics, right? What we going to explain, what topics we should cover. Will you please unmute yourself, because I am getting lots of answer and I have to keep on reading all the answers. मुझे आंसर पढ़ने पड़ेंगे. एक आध दो कोई है जो मुझे खाली शेयर करे, अदरवाइज वही आप जो लिख रहे हो वो मुझे रिपीटेडली फिर बोलना पड़ेगा पढ़ पढ़ के. हाउ वी विल मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड. ओके, तो मतलब व्हाट मतलब हेलो मैम. यस, हाँ, व्हाट मीन्स हमें क्या पढ़ाना है. वी शुड नो Exactly. अबाउट द टॉपिक्स. देन Yes. व्हाई मीन्स उस चीज की जरूरत क्या है, क्यों पढ़ाना है. देन हाउ, तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द सोर्सेस फॉर दैट टॉपिक. हमें क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है. कैसे पढ़ाना है, एब्सोल्युटली राइट. तो अगर हमें इन 3 क्वेश्चन के आंसर अगर हम खुद से करें और हमें उसके प्रॉपर आंसर मिल जाए, सो डोंट वी थिंक कि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस काफ़ी हद तक एनहांस हो पाएगी. व्हाट टू टीच, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और क्यों यहीं पढ़ाना है, इसी टेक्स्ट बुक का कंटेंट पढ़ाना है, और कैसे पढ़ाना है अ बेस्ट वे में, इन द बेस्ट वे. अगर ये तीनों सवाल के जवाब हमें प्रॉपरली मिल जाए, परफेक्ट मिल जाए, तो डेफिनेटली वो हमें काफ़ी हेल्प करेंगे, जैसे मैंने आगे कहा. पूरा करिकुलम का प्रोसेस है, ये भी इन 3 WH क्वेश्चन के आसपास ही घूमता रहता है और उसके आंसर ढूंढता है और उसके बेस पे पूरा करिकुलम डेवलप होता है, right? So we are moving to next. Just a minute. Okay. तो जैसे आपने कहा सेंटर पॉइंट है करिकुलम, सभी चीज़ें उसके आसपास ही घूमती रहती है. द नेक्स्ट पॉइंट करिकुलम के बारे में हम डिटेल में हमें ये बताता है कि इट रिफर्स टू द कंडीशनल एक्सपीरियंसेस दैट लर्नर शुड अंडरगो ड्यूरिंग अ सर्टेन फेज ऑफ देयर लाइव्स, राइट? मतलब करिकुलम में ये चीज़ें होती है कि एक सीनियर केजी के बच्चे को हमें क्या एक्सपीरियंस करवाना है, अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू हैव आवर टेक्स्ट बुक एंड आवर सिलेबस. फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को क्या एक्सपीरियंस करवाना चाहिए, सेकंड के बच्चों को, तो अकॉर्डिंगली हमारा करिकुलम भी फ्रेम होता रहता है और अकॉर्डिंगली हमारे पास वो टेक्स्ट बुक भी डेवलप किए हुए हमें हमारे पास रेडी रहते हैं.
तो ये सब है जो कंडीशनल एक्सपीरियंस इट्स नॉट लाइक दैट कि जो टेक्स्ट बुक में से हमें मिलते हैं बच्चों को, अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक इट कैन बी, मतलब उन्हें वो कंडीशनल एक्सपीरियंस हो सकते हैं स्कूल के अलावा घर पे भी मिले, सोसाइटी में भी मिले, उनके नेबर से भी मिले, तो ऑल दोज कंडीशनल एक्सपीरियंसेस दे आर पार्ट ऑफ करिकुलम। जैसे आगे ही हमने एक मैम ने बताया हमें, देन the third and the next point, the last point, it is saying that it refers to the lessons and academic content taught in a school or in a specific course or program. तो ये तो हम सबको पता है कि जो भी लेसन्स है, जो भी एकेडमिक कंटेंट है, ओके, जो पर्टिकुलर ईयर में पढ़ाए जाते हैं, एंड इवन अ स्पेसिफिक कोर्स, मीन्स अ कोर्स ऑफ मेडिसिन, कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग ले ले, मैथ्स का कोर्स हम ले ले, राइट, साइंस का कोर्स ले ले, तो जो भी कोर्स है तो उस कोर्स के अकॉर्डिंगली पूरा उनका एकेडमिक स्ट्रक्चर होगा, उनका ईयरली प्लान होगा, और वो जो पूरा बनेगा वो होगा हमारा करिकुलम। हियर आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग टू क्लियर दिस 4 टर्म्स, लाइक वी हैव सीन इन द, हमने आगे के जो इमेज में देखा, ये इमेज, राइट। तो यहाँ पे जैसे इफ आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ करिकुलम ऑफ मैथ का करिकुलम है हमारा, तो उसका कोर्स क्या होगा, कोर्स में वी नो दैट कि मैथ के करिकुलम में एल्जेब्रा भी आता है, ज्योमेट्री भी आता है, ट्रिग्नोमेट्री भी आता है, राइट। तो ये सब कोर्स हो गए मैथ के करिकुलम के। अभी सिलेबस क्या होगा, सिलेबस मतलब एक पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर में, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड का एक ईयर हो गया तो सिलेबस ऑफ अ फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ मैथ, सिलेबस सेकेंड स्टैंडर्ड ऑफ अ सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर द कोर्स ऑफ मैथ और करिकुलम ऑफ मैथ। तो ये जो है वो हमारा सिलेबस है जो एकेडमिकली ईयर टू ईयर, राइट, डिवाइड होता है। एंड वी नो दैट सिलेबस के बेस पे हमारा टेक्स्ट बुक पूरे फ्रेम होते हैं, पूरे तैयार होते हैं। सो आई थिंक ये चारों टर्म काफी हद तक हमारी क्लियर हो गई है, करिकुलम क्या है, कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है, टेक्स्ट बुक क्या है, वी हैव सीन दिस ऑल्सो, राइट। अभी एक हम देखेंगे, this is really very nice definition of curriculum. I like someone from our group just please read this nice definition of curriculum. हमारे ग्रुप में से कोई रीड करेगा, टीचर्स? यू जस्ट हैव टू रीड फ्रॉम द स्क्रीन, स्क्रीन पे जो है वो आपको खाली रीड करना है। It is an idea for the course of deeds and experiences which will guide children into becoming adults and establish a place in adult society. यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो करिकुलम का यहाँ पे एक डेफिनेशन हमें मिल गया, हमने जो पॉइंट्स देखे उसके मुताबिक इट इज़ एन आइडिया फॉर अ कोर्स ऑफ डेट्स एंड एक्सपीरियंसेस विच विल गाइड चिल्ड्रन इनटू बिकमिंग एडल्ट्स। मतलब चिल्ड्रन जो भी एक्टिविटीज करता है, जो भी एक्ट्स करता है, जो भी एक्सपीरियंसेस करता है, उनके जो भी कंडीशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप, अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट, तो वो सब किस तरह से करवाना चाहिए, उसका जो फ्रेमवर्क है वो है करिकुलम, राइट। और ये करवाने के लिए स्कूल में हम क्या क्या करवाते हैं करिकुलम के इस गोल को अचीव करवाने के लिए, स्कूल कैसे हेल्प करते हैं ये गोल अचीव करने में, बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करने में, या स्कूल कैसे करते हैं ये? ग्रुप एक्टिविटी भी करवाते हैं सिलेबस के अलावा, और बहुत सारे पार्टिसिपेट कराते हैं उसमें, लीडर के उसमें कुछ एक्टिविटी कराते हैं, लीडरशिप क्वालिटी आए अंदर, सोसाइटी में अपने आप को प्लेस कर पाए। राइट। तो ग्रुप एक्टिविटी से उनका थोड़ा सोशल डेवलपमेंट होगा, राइट। ग्रुप यस यस एक्टिविटी करवाते हैं, ओके। और कुछ? एब्सोल्युटली करेक्ट सर, थैंक यू। ग्रुप एक्टिविटी के अलावा और कुछ? हम स्कूल में जो भी करवाते हैं इट इज टू फुलफिल द गोल ऑफ करिकुलम, ऐसे ही हम कुछ नहीं करवाते हैं। और कुछ हम क्या करवाते हैं? हेलो मैम। Yes. मैम हम स्कूल में कॉम्पिटिशन्स भी लेते हैं, तो दैट वहाँ से भी हम बच्चों में जो है वो बाहर निकालने के लिए बहुत कुछ हम हेल्प कर सकते हैं स्कूल से भी, कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से।
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, थैंक यू मैम। तो ग्रुप एक्टिविटीज है, इनोवेटिव टीचिंग एड्स लिखा। आपने कहा कि हम कंपटीशन भी करवाते हैं, राइट? तो वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं, स्पोर्ट्स करवाते हैं हम उन्हें, हम बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देते हैं, ड्राइंग कंपटीशन, आर्ट कंपटीशन, एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। इफ यू लुक एट द स्क्रीन, आप स्क्रीन पे ही देखोगे तो फील्ड ट्रिप भी हम करवाते हैं। ओके, वी हैव वेरियस टेक्स्ट बुक एंड वेरियस सब्जेक्ट्स। इसके अलावा ये सब चीजें करवाते हैं जिससे कि एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो और वो एक सोसाइटी में अपना पोजीशन बड़ा होकर एडल्ट होकर एस्टैब्लिश कर पाए। तो अल्टीमेट गोल करिकुलम का यही है कि to guide a child into becoming adults and establish a place in adult society. So when we also make our teaching learning process, we have to keep this in mind कि हमें पढ़ाना है तो क्यों पढ़ाना है और उसका एंड गोल क्या है, या करिकुलम का एंड गोल क्या है। ओके, सो आई थिंक ये सब क्लियर है हमारे लिए करिकुलम, और ये समझना बहुत ही जरूरी है एक्चुअली हम सबके लिए। अ क्विक रिस्पॉन्स प्लीज। करिकुलम का जो भी मेन अंडरस्टैंडिंग है या गोल है, क्योंकि एज ए टीचर ये हमारे लिए समझना बहुत ही जरूरी। इट्स नॉट कि हमें बस टेक्स्ट बुक या सिलेबस कंप्लीट करना है एक साल का, देन जो भी हमें दिया गया है वो पोर्शन कंप्लीट करना है। We इसके must prepare our children that way कि not only our children but in future they can talk well, their personality development, overall development, they should learn to speak well, talk well, behave well, so that when they are in the society they can face someone so clearly, not in the negative एब्सोल्युटली, sense but in the positive sense. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट। तो यही नहीं कि हमें उन्हें खाली बुक वॉर्म बनाना है, खाली पढ़ाना लिखाना, मैथ साइंस ही Yes, सिखाना है, exactly. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, Yeah, exactly. यस, Textual nahi, but apart from that, we can make them grow themselves and they can find themselves who they are. यस, 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 एब्सोल्युटली। तो ये अगर हम समझ पाए तो डोंट यू थिंक कि हमें काफ़ी हद तक ये चीज़ें बहुत मदद करती है हमें एक इफेक्टिव, आई कैन से फैसिलिटेटर बनाने में, जो हमारा कल का सेशन था। Yes. yes. ओके, सो नाउ प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। किस तरह से करिकुलम डेवलप, हमने देखा करिकुलम क्या है, किस तरह से रन करना चाहिए, उसका गोल क्या है। अब ये जो पूरा करिकुलम डेवलप होता है, it's okay that we are not going to develop curriculum, there are lots of government agencies who are going to do this work, लेकिन हमारे लिए ये प्रोसेस समझना जरूरी है। पता नहीं कल उठ के शायद हम में से कोई भी करिकुलम डेवलपमेंट में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाए। तो द फर्स्ट पॉइंट इज असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल नीड्स। मतलब एजुकेशनल नीड्स क्या है, बच्चों की नीड्स क्या है, टीचर्स की क्या है, पेरेंट्स की क्या है, कम्युनिटी मेंबर्स की क्या है, सोसाइटी की नीड क्या है, प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज की नीड्स क्या है। ये सभी टाइप की नीड का हमें असेसमेंट करना है, और उस नीड का असेसमेंट करके जो भी रियल या एक्चुअल नीड है उसे ध्यान में रख के एंड अकॉर्डिंग टू दोज नीड्स हमें ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं करिकुलम फ्रेम करने के लिए। So first of all, I am going to read all these points and then we will discuss these points, like assessment of educational needs, the first formulation of objectives, selection and organization of content, selection and organization of learning experiences, and then last one is evaluation, right? तो एजुकेशनल नीड का असेसमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि भाई समाज में कैसे बच्चों, फ्यूचर में कैसे बच्चे हमें चाहिए, फ्यूचर में कैसे स्किल वाले हमें बच्चे चाहिए, राइट? उनमें क्या स्किल होने चाहिए। तो ये सब हमने देख लिया। तो ये नीड का असेसमेंट करा, हमने तैयार किया पूरा लिस्ट। आफ्टर दैट हम ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे। जैसे वी नो दैट कि आजकल स्किल बेस्ड लर्निंग का एक बोला जाए, गवर्नमेंट भी उस पर काफ़ी हद तक जोर दे रही है, और सभी पूरे सिस्टम में भी ये आ रहा है। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी भी उसकी ही फेवर कर रही है कि बच्चे पढ़ना लिखना आता है, मे बी दे रोटे लर्निंग वो कर लेंगे, पढ़ लेंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन स्किल के मामले में हमारे जो बच्चे हैं वो इतने कॉम्पिटिटिव नहीं है, राइट? तो स्किल बेस्ड लर्निंग है हमारी आज की एजुकेशनल नीड्स। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर्स आल्सो, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ दिस।
तो ये नीड हमें पता चल गई, उसके बेस पे हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करते हैं, हम मतलब जो करिकुलम डेवलप करते हैं वो। तो ऑब्जेक्टिव, अगर हमें स्किल डेवलप करना है तो कौन कौन सी स्किल डेवलप करनी है, अकॉर्डिंग टू दैट हम ऑब्जेक्टिव फ्रेम करेंगे और फॉर्मुलेट करेंगे। मतलब हमारे बच्चों को कंप्यूटर आना चाहिए, थोड़ा बहुत उन्हें रिपेयरिंग वगैरह आना चाहिए, डे टू डे लाइफ का थोड़ा इतना खुद से कर ले, इतना काम उन्हें आना चाहिए, उन्हें थोड़ा आर्ट क्राफ्ट आना चाहिए, सिंगिंग आना चाहिए, डांसिंग, वॉट एवर द ऑब्जेक्टिव्स है, उसका लिस्ट या फॉर्मुलेशन हो गया। आफ्टर दैट नीड्स भी पता चल गई, ऑब्जेक्टिव भी पता चल गए, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। अभी कंटेंट की बारी आई, पूरा कंटेंट तैयार करेंगे, अ फ्रेमवर्क ऑफ कंटेंट सिलेक्ट करेंगे, उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कौन से साल में बच्चों को कितना 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 हमें इस करिकुलम या इस सब्जेक्ट में पढ़ाना है। आफ्टर दैट सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब किस तरह से पढ़ाना है, कैसे एक्सपीरियंस बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस देने हैं, उसका सिलेक्शन होगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा प्रॉपर वे में, एंड देन इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन किस किस चीजों का हो सकता है यहाँ पे, इवैल्यूएशन पूरा हमने डिजाइन कर दिया, डेवलप हो गया, रन भी कर दिया क्लास में, नाउ इट्स टाइम टू इवैल्यूएट। तो किस किस चीजों को हम इवैल्यूएट करेंगे, जो चीज बच्चे ने सीखा है उसमें उसने कितना उसको सीख पाया है, उसके टेस्ट जो होता है वो इवेलुएट करना होता है। कोई स्किल सिखाया तो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, चेक कर सकते हो, उसके लिए उसको इवेलुएट करेंगे। यस, सो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। आप सही हैं कि ये इवैल्यूएशन होगा, लेकिन ये खाली बच्चों का इवैल्यूएशन हुआ, राइट? बट हियर ये पूरे करिकुलम डेवलपमेंट की बात है, तब हम बच्चों का तो इवैल्यूएशन जरूर करेंगे, उसके साथ साथ इवैल्यूएशन टीचर्स का भी होगा, इवैल्यूएशन पूरे सिस्टम का होगा, और करिकुलम का खुद का भी इवैल्यूएशन होगा, राइट? तो सभी चीजों को इवैल्यूएट करेंगे। यस यस यस, एंड जहां पर जो भी कुछ गैप रह जाती है, इफ वी फाइंड कि कहीं कुछ गैप है, विल वर्क ऑन दैट, एंड अगेन we will fill this gap and we will make improvement in the curriculum। इसीलिए करिकुलम में चेंजेस आते हैं, इम्प्रूवमेंट्स आते हैं, टेक्स्ट बुक चेंज होते रहते हैं, राइट? सो ये पूरा प्रोसेस क्लियर है हमारा? प्लीज अ क्विक रिप्लाई एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट। Yes, ma'am. Yes. ओके ओके, तो ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। तो हम फोकस करेंगे कि भाई करिकुलम ऑर्गेनाइज कैसे होता है, बिकॉज ये हमें हेल्प करता है, टीचर्स को भी काफी ये चीज हेल्प करती है, राइट? तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज डिवाइडेड इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एज यू लुक एट द स्क्रीन। हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन में है स्कोप एंड इंटीग्रेशन, एंड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में है कंटिन्यूटी एंड सीक्वेंस। तो ये सब टर्म्स हमारे लिए थोड़ी नई है, बट इट्स नॉट दैट यू आर नॉट यूजिंग ऑल दिस थिंग्स। ये टेक्निकल थोड़े टर्म्स है, शायद कई लोगों को पता भी होगा, बट यूज हम सभी ये करते हैं, राइट? तो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्कोप एंड इंटीग्रेशन। स्कोप से हमारा मतलब क्या हो सकता है? अ सिंपल वर्ड स्कोप, डे टू डे लाइफ में जो स्कोप वर्ड हम यूज करते हैं, Opportunities. अपॉर्चुनिटीज, राइट? The एब्सोल्युटली basic फाइन। things, the basic things that a child need. Yes, opportunities or the basic things that a child need, right? And integration of all those things or all those opportunities, right? This is called a horizontal articulation or organization। अभी continuity और sequence ये भी काफी simple words हैं, right? Sequence मतलब 3, 8, 9, 10, 15, 16 is it sequence? और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये sequence है। 1, 2, 3, 4, 5, 6. यस, तो जो भी हमारा करिकुलम है उसमें स्कोप और सीक्वेंस होने चाहिए, इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूटी होना चाहिए, राइट? स्कोप मतलब व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, कौन से लेवल में क्या पढ़ाना है, वो है स्कोप। एंड सीक्वेंस मतलब इन विच ऑर्डर ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी टीच, कौन से ऑर्डर में उन सब चीजों को पढ़ाना है, वो हो गई हमारी सीक्वेंस। सिंपल है टर्म्स।
अभी इससे आप कुछ रिलेट कर पाते हैं स्कोप एंड सीक्वेंस से, किस चीज को जो आप यूज करते हैं क्लास में? क्या पढ़ाना है? स्कोप कौन से ऑर्डर में पढ़ाना है, वो सीक्वेंस है। आप ऐसी कोई चीज क्लास में यूज करते हैं आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में विच इज रिलेटेड टू स्कोप एंड सीक्वेंस, और जहाँ स्कोप एंड सीक्वेंस का यूज किया गया ऐसा आपको फील होता है? मैथ्स लेक्चर में जैसे कि आप मल्टीप्लिकेशन सिखाना हो तो उससे पहले बच्चों को टेबल की ओर ले जाएंगे तो उसका सीक्वेंस होगा। राइट राइट, ओके, वो सीक्वेंस हो गया। बट एक सिंपल वे में मैं आपको बोलूं कि आपको कोई भी एक सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक दे दी है, राइट? सपोज फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड की मैथ्स की टेक्स्ट बुक ही आपके पास है, तो फर्स्ट में क्या पढ़ाना है मैथ्स में, फर्स्ट में साइंस में क्या पढ़ाना है, ईवीएस में क्या पढ़ाना है, वॉट एवर द सब्जेक्ट्स यू आर हैविंग। यस, यस, तो वो हो गया स्कोप कि भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड में इतना ही पढ़ाना है सभी सब्जेक्ट में, सेकंड स्टैंडर्ड में इतना ही पढ़ाना है, राइट? तो व्हाट टू टीच इन अ पर्टिकुलर ग्रेड, एंड सीक्वेंस मतलब कौन से ऑर्डर में पढ़ाना है। So this is called scope and sequence in a curriculum. डिटेल में हम देखते हैं स्कोप एंड सीक्वेंस या फिर ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन क्या है। The scope, I am reading a horizontal organization. The scope and integration of curricular contents from different knowledge domains within a particular grade level. Second point I am reading, balance to develop integration between subjects, disciplines or knowledge domains. And the last one is widening of knowledge. So this is about horizontal organization or a scope. Vertical में दिया है कि organization of content according to the sequence, then continuity of learning within a given knowledge domain or subject over time, and vertical articulations is to improve coherence, and the last is deepening of knowledge. अभी एक और मैं एग्जांपल देती हूँ दोनों ऑर्गेनाइजेशन क्लियर करने के लिए, या स्कोप एंड सीक्वेंस क्लियर हमारा थोड़ा हो जाए कंसेप्ट। और डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? सो यू कैन शेयर योर व्यू ऑन स्कोप एंड सीक्वेंस और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके फाइन। तो हॉरिजॉन्टल का एक एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि जैसे हमारे पास एक कोई क्लास है, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल सो दैट वी कैन कनेक्ट टू दैट टू अंडरस्टैंड हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। सपोज हमने बच्चों को कलर्स सिखा दिया है, राइट? दे आर अवेयर ऑफ कलर्स, ये येलो है, ये पिंक है, ये रेड है, ये ब्लू है, ब्लैक, वॉट एवर, वाइट। कलर्स उन्हें समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गए। अभी कलर्स का यूज करके हम उन्हें फ्रूट सिखा रहे हैं। So we'll ask questions to them like, what is the color of apple? What is the color of banana? What is the color of watermelon? तो वो लोग recognize कर पाएंगे अगर ऐसे क्वेश्चन हम फ्रूट्स के बारे में कलर को लेके पूछेंगे तो? कलर उन्हें एकदम अच्छे से आ गया है, डू दे? यस, सोमा मैम बोल रहे हैं कि हाँ वो कर पाएंगे। ओके, अभी कलर आ गया, कलर की मदद से हमने उनको फ्रूट सिखा दिए उस कंसेप्ट से। अभी कलर्स फ्रूट्स दोनों आ गए हैं, दोनों कंसेप्ट हम यूज करेंगे एंड वी आर गोइंग टू टीच देम नंबर्स, नंबर काउंटिंग। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक टेबल पे 3 एप्पल रखेंगे, 5 ऑरेंजेस रखेंगे और हम उन्हें पूछेंगे और सिखाएंगे। तो क्या इस तरह से हम सिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रूट्स, उन्हें नंबर काउंटिंग सिखा सकते हैं? राइट, तो वो भी ओके। और कलर के हेल्प से भी हम सिखा सकते हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी, ये एकदम बेसिक एग्जांपल है। तो हमने शुरू किया था कलर्स से, कलर्स से हमने फ्रूट सिखाया, फ्रूट्स यूज़ करके और कलर्स को यूज़ करके हमने उनको मैथ का काउंटिंग सिखाया। अब इन तीनों को यूज़ करके, फ्रूट्स, कलर्स एंड काउंटिंग, सभी को यूज़ करके कैन वी टीच देम लैंग्वेज, इंग्लिश, 1 2 3 नंबर, स्पेलिंग ऑफ नंबर,
missing alphabet. Addition also, subtraction also. यस, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं, बट आई एम सेइंग यू कि हम उन्हें कलर, फ्रूट्स और नंबर काउंटिंग ये सब यूज करके लैंग्वेज, वर्ड्स सिखा सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज Yes. Yes, ma'am. सिखा सकते हैं, राइट? तो हियर अगर हमने देखा होगा कि कलर्स विच वी कैन से विच इज समथिंग रिलेटेड टू जीके, हम सपोज एग्जांपल कि कलर एक जीके का कंसेप्ट है या जीके का टॉपिक है, फ्रूट्स मतलब ईवीएस का टॉपिक हम ले लेते हैं अभी, काउंटिंग मतलब एक मैथ्स का टॉपिक हमने ले लिया, और जो हम उन सबको मिला के जो हम मिसिंग लेटर या स्पेलिंग वगैरह सिखाते हैं वो हमारा हो गया इंग्लिश लैंग्वेज। तो एक सब्जेक्ट की मदद से हमने दूसरे सब्जेक्ट का हेल्प करके हमने दूसरा सब्जेक्ट सिखाया, दोनों यूज करके तीसरा सिखाया, तीन को यूज करके चौथा सिखाया, एंड इन सेम ग्रेड सेम क्लास में हमने ये काम किया, राइट? तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन या स्कोप। स्कोप मतलब इंटीग्रेशन इन द सेम लेवल अमॉन्ग वेरियस सब्जेक्ट्स, मतलब एक ही सब्जेक्ट की मदद से हम दूसरा का नॉलेज यूज करके हम बच्चों को दूसरा सब्जेक्ट जो सिखाते हैं और इंटीग्रेशन होता है, और सेम एज ग्रुप में, सेम ग्रेड लेवल में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड में, इस तरह से। तो वो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है हॉरिजॉन्टल? Yes. ओके, नाउ वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके सामने क्या होगा, वो एक सीक्वेंस है, and it is from one grade to other grade to the next level. तो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन हम समझ गए कि सेम ग्रेड में अलग अलग सब्जेक्ट के बीच में कोरिलेशन होता है या इंटीग्रेशन होता है। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में एक ही सब्जेक्ट हम लेंगे, मतलब सपोज हमने ले लिया मैथमेटिक्स, तो मैथ के 1 to 5 नंबर हमने सिखा दिए सपोज नर्सरी में, 5 to 10 नंबर हमने सिखाया जूनियर केजी में, सीनियर में हमने शायद उनको 10 to 15 सिखाया, राइट? फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते आते हमने उनको सिखा दिया 50 तक के नंबर, 50। उसके आगे यू नो दैट किस तरह से सीक्वेंस आगे बढ़ती रहती है। तो वो है वर्टिकल आर्टिकुलेशन, मतलब एक ही सब्जेक्ट में सीक्वेंस में उसे किस तरह से अरेंज करना, फ्रॉम वन ग्रेड टू अदर ग्रेड टू द नेक्स्ट ग्रेड। इट इज अ वर्टिकल आर्टिकुलेशन और ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट लिखा है कि हॉरिजॉन्टल में वाइडनिंग ऑफ नॉलेज होता है, अलग अलग सब्जेक्ट के बीच में इंटीग्रेशन है, और वर्टिकल में एक ही सब्जेक्ट का नॉलेज कॉम्प्लेक्स होता रहता है, डेप्थ में जाता रहता है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. About so I think we have done with this horizontal and vertical articulation. We are having one now, this slide. So this is an example of horizontal organization for a primary के लिए अगर हम associate करना चाहे, और ये जो दूसरा आप देख रहे हो, राइट, वो है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन विच इज स्टैंडिंग एंड दिस इज स्लीपिंग। तो इसमें ग्रेड 6 का एग्जाम्पल लिया है जिसमें, यस, एनीवन वांट टू शेयर समथिंग? ओके, फाइन। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें आप देख सकते हैं कि ग्रेड 6 उसका सोशल स्टडी इज रिलेटेड टू साइंस एंड साइंस इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। कई चैप्टर्स में अगर जो सब्जेक्ट टीचर है उनको पता होगा कि किस तरह से एक सब्जेक्ट का नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट में भी हेल्प करता है। अगर उनके मैथ्स के थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, थोड़े कैलकुलेशन नहीं आए, तो साइंस के जो सम्स होते हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री के में जो सम्स आते हैं, थोड़े बहुत कैलकुलेशन मोशन के या वेलोसिटी के वगैरह, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑल दिस, मतलब वो सम्स अच्छे से नहीं कर पाएंगे, डिवीजन है या सब्ट्रैक्शन है या कुछ भी है, राइट? और इसी तरह सोशल स्टडी भी रिलेटेड होता है, थोड़े बहुत कंसेप्ट। अभी वर्टिकल में अगर हम देखेंगे तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ओके। अभी ग्रेड 1 में क्या दिया है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स, नंबर्स, सिंपल नंबर, इंटीजर्स। तो ग्रेड 1 में हमारा मैथ्स का सिलेबस में है कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स एंड टेबल्स। आई एम टेकिंग फर्स्ट एग्जांपल। फिर ग्रेड 2 में जाएंगे तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट डेसिमल, मतलब इंटीजर से वन स्टेप अहेड इज डेसिमल्स।
ग्रेड 3 में जाएंगे तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अगर आ जाता है तो दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम रिगार्डिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो दे अप्लाई अरिथमेटिक ऑपरेशंस टू सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, लेकिन वो एकदम से नहीं आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। पहले एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन अगर उनको आता है तो ही उनके बेस पे हम उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाएंगे, राइट। अभी उसका एक और एग्जाम्पल है कि ग्रेड 1 में अगर टेबल्स हमने बच्चों को सिखाए हैं तो सीक्वेंस में ग्रेड 2 में हम उन्हें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा सकते हैं बेस्ड ऑन टेबल, और उसके सीक्वेंस में आगे जाएंगे तो थोड़ा और डिपेंड होगा नॉलेज, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डेसिमल्स। सो बोथ दिस ऑर्गेनाइजेशन और आर्टिकुलेशन हमारे क्लियर है? हेलो, यस यस। Yeah, for the horizontal, I have taken example of senior KG. यस। वहाँ पे students को GK subject के help से we can teach them colors. Maths के subject से we can teach them shapes and lines. And finally, with the help of drawing subject, we can explain them what is the shape of our national flag. And वो colors को इसमें use करेंगे, वो shapes use करेंगे, the triangle, the circle, the standing line. So that is horizontal. Yes, yes. So that is you have used integration. आपने integration use किया, right? Horizontal में? Yes. Okay, Yes. okay. And for vertical, I have used again pre-primary section. उसमें नर्सरी में सबसे पहले हम उनको अल्फाबेट्स टीच करते हैं, फिर जूनियर में जाते हैं तो दे create words like 2-letter words, 3-letter words, and then when they go to the senior KG, they start making sentences. So that is a sequence order where with the alphabets, then words, and then sentences, they are framing themselves, and it goes in a sequencing order. राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, फाइन। कोई और मैम मुझे शेयर करेगा? ये दोनों आपके मैम एकदम ही परफेक्ट है। थैंक यू सो मच। हेलो मैम। यस मैम, कोई हिंदी में भी शेयर किए क्योंकि यहाँ हमारे ग्रुप में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आई थिंक हिंदी में भी अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो मैं 8th स्टैंडर्ड का एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ साइंस का, जिसमें हम फिजिक्स हो या बायो हो या केमिस्ट्री हो, जिस भी टॉपिक को हम लेते हैं, सपोज हम केमिस्ट्री का लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 8th स्टैंडर्ड से बच्चा बेसिक सीखता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के, पहले तो सारे एलिमेंट्स के नेम सीखेंगे, राइट, नेम्स, देन उसके काउंटिंग नंबर्स, तो उसमें मैथ्स भी आ गए, उसके एटॉमिक वैलेंसी काउंट करना, फिर उसका इन्वेंशन किसने किया था वो सब जीके में भी आ गया। प्लस जब एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है बच्चा, ड्रॉ करते टाइम ड्राइंग भी उसमें आ जाता है। तो दिस कम्स अंडर द हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एंड इन केस ऑफ वर्टिकल, वो बच्चे उसमें 9th स्टैंडर्ड में जब जाते हैं तो उसके बारे में और मोर डिटेल पढ़ते हैं, उसके एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, या फिर उनको कैसे केमिकल फार्मूला बनाना है, रिएक्शंस बनाना है, वो सब चीज़ें सीखते हैं। तो दिस कम्स अंडर द वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यस, वो ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स होता जाता है, राइट, वर्टिकल में धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाता है, जब तक हायर स्टैंडर्ड में अपना डिग्री वो लेना चाहता है तब तक। राइट राइट। सो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत ही समझना भी ज़रूरी था कि वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाता है, और एक सब्जेक्ट का नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट में भी हमें बहुत काम आता है, राइट। यस मैम, यस मैम। तो वैसे ये हमारे सभी हम लोग बायो में भी ले सकते हैं, जैसे हम लोगों ने लिया एटमॉस्फेयर में, फिर हम लोगों ने वो ज्योग्राफी में भी आता है एटमॉस्फेयर के रिलेशंस, फिर उसमें हम लोग परसेंटेज वगैरह काउंट करते हैं, कौन से गैसेस का परसेंटेज कितना है एटमॉस्फेयर में, तो वो हो गया, मैथ्स के अंदर भी आ गए। यस, फिर तो वो एटमॉस्फेयर मैथ्स के हो गया। डायग्राम वगैरह ड्रॉ करता है तो वो ड्राइंग में अगेन आ जाता है हॉरिजॉन्टल में। तो ऑल द सब्जेक्ट्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। हाँ, तो ये समझना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचिंग लर्निंग करवाते हैं, वो एक दूसरे सब्जेक्ट को भी हेल्प करता है उसका नॉलेज एनहांस करने में, बच्चों का नॉलेज एनहांस करने में और टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने में। तो अगर हर एक टीचर ये समझ जाए
कि मैं भले ही फिजिक्स पढ़ाती हूँ या मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ या फिर मैं मैथ्स या फिर जीके या मोरल साइंस पढ़ाती हूँ, लेकिन वो इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कोई एकेडमिक सब्जेक्ट या कोई और सब्जेक्ट, राइट? राइट, करेक्ट, ओके, यस, थैंक यू। तो या थैंक यू सो मच। आपका पार्टिसिपेशन अच्छा रहा, अच्छे अपना एग्जाम्पल शेयर किए, और जो लोग शायद अनम्यूट करके डिस्कस नहीं कर पाए, आई एम सॉरी फॉर दैट। और लेकिन हमारा मेन एम था कि ये दोनों चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए, राइट? तो काफ़ी हद तक ये शायद हो गया होगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। यस, करिकुलम देखा, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन देखा, किस तरह से वो टेक्स्ट बुक फ्रेम करता है और किस तरह से इंटर रिलेशन है सब्जेक्ट्स में, वो देखा। नाउ स्टेक होल्डर्स ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम के स्टेक होल्डर सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हैं, हमारे लर्नर्स, फिर टीचर्स हैं, वी टीचर्स, करिकुलम मैनेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स है, करिकुलम मैनेजर्स, उसके बाद पेरेंट्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। हमको लर्नर्स पता है, टीचर्स पता है, पेरेंट्स पता है, मैनेजर्स एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो स्कूल के हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो या तो फीस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, टीचर्स का रिक्रूटमेंट करते हैं, बच्चों का एडमिशन करवाते हैं, कौन सा बोर्ड इम्प्लीमेंट करना है स्कूल में, ये सब काम उनका रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या स्कूल में मिसिंग है, क्या क्या जरूर विच थिंग्स आर रिक्वायर्ड दैट, राइट, इन द स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर है या मटेरियल है या छोटे से छोटी चीजें, तो ये सब ध्यान रखते हैं मैनेजर्स एडमिनिस्ट्रेटर। पेरेंट्स, दे आर ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि बच्चों के साथ वो जिस तरह हम इन्वॉल्व होते हैं, बच्चों के साथ भी वो इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू टेक केयर इज दैट कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस पे भी करते हैं। तो पेरेंट्स भी बहुत ही कम्युनिटी मेंबर्स में वी कैन से ऑल द कम्युनिटी मेंबर्स, इट कैन बी एनी, मे बी आर्मी ऑफिसर्स ले लो, या फिर टीचर्स, रिटायर्ड टीचर्स हैं, डॉक्टर्स ले लो, लॉयर्स ले लो, जो फ्यूचर में या अपने रिटायरमेंट के बाद या मे बी वर्किंग भी है, लेकिन अगर वो अपना कुछ देना चाहते हैं इस फील्ड में, राइट, दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस, उनके वो खुद के एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कम्युनिटी मेंबर्स। वो कुछ हमें फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं, वो अपने फीडबैक दे सकते हैं। हेलो, तो कम्युनिटी मेंबर्स जो भी है वो इस तरह से हेल्प कर सकते हैं, राइट? कोई भी वो अपने एक्सपीरियंस से कहीं पर कुछ गैप है, कहीं पर उनकी व्यू है, उनके जो पूरे सालों का एक्सपीरियंस है वो हमें काम आ सकता है। अदर स्टेक होल्डर्स इन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें हो सकते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं, प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज होते हैं, कई सारे फाउंडेशंस होते हैं, कई सारे एनजीओस होते हैं। तो ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करिकुलम के स्टेक होल्डर्स हम कहे जा सकते हैं। स्टेक होल्डर्स मतलब उन्हें इंटरेस्ट है करिकुलम में और करिकुलम डेवलपमेंट में। तो इन सभी में से डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट कौन होगा ये सभी स्टेक होल्डर्स में से? व्हाट इज योर व्यू? स्टूडेंट। हेलो, एब्सोल्युटली स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट खाली क्लास में आके बैठेंगे, हो गया हमारा काम? नो, टीचर्स ऑल्सो। टीचर्स ऑल्सो, राइट, टीचर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भले वर्चुअल क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, कितनी भी टीचिंग एड्स आ गए, कुछ भी आ गया, राइट? बच्चे ऑनलाइन कितना भी पढ़ ले, लेकिन अगर एक टीचर वहाँ पे नहीं है, उसका वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये प्रोसेस पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो जिस तरह हमने देखा कि करिकुलम इज द हार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, टीचर इज द हार्ट ऑफ दिस एंटायर करिकुलम। पूरे करिकुलम का अगर हार्ट है तो टीचर है। वो कैसे है टीचर पूरे करिकुलम का हार्ट, हम देखते हैं।
teacher as a stakeholder of a curriculum. So teacher as a planner. So as a curriculum developer, और करिकुलम में हमारे वेरियस रोल्स होते हैं, वो कौन कौन से रोल्स हैं वो हम देखते हैं। तो टीचर क्या क्या प्लान करते हैं, स्टूडेंट्स के नीड, दे नो दैट स्टूडेंट्स नीड, मतलब स्टूडेंट के नीड मतलब हम कह सकते हैं कि बाकी कोई भी नहीं पहचानता उतना अच्छे से एक बच्चे को। कौन पहचानता है? एक तो उसकी मम्मी, उसके पेरेंट्स, और नेक्स्ट इज अ टीचर, राइट। मतलब हमारा बच्चा में क्या गैप्स है, हमारे बच्चे में क्या डेफिशिएंसी, मतलब डेफिशिएंसी इन द सेंस हमारे बच्चे में क्या लैकिंग है, क्या उसे सिखाने की ज़रूरत है, और किस चीज़ में वो एकदम एक्सपर्ट है। ये सब जो नीड्स है वो एक टीचर ही सबसे अच्छे से जानता है, और अकॉर्डिंगली वो प्लान कर सकता है। they can provide insights regarding what to be included in the curriculum। मतलब करिकुलम का फ्रेमवर्क मिल गया आपको, टेक्स्ट बुक मिल गया, बस चल जाएगा हमारा काम। खाली उस टेक्स्ट बुक के बेस पे आप पढ़ाते हो, या कुछ अपना उसमें अलग से कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा डालते हैं हम? You just use only textbook or a curriculum framework? Yes, तो और क्या चीजें हम यूज करते हैं? आपको एक टेक्स्ट बुक so many things. We use so many things like how to demonstrate the topic, how to demonstrate what we are giving the knowledge. उसको कैसे demonstrate करके हम दिखा सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। हाँ, और उसके लिए हम वेरियस अप्रोचेस है, वेरियस मटेरियल्स है, राइट। वेरियस जो भी हम है हमारे ओर से बेस्ट वे में पढ़ाने के लिए, अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उन सबको हम यूज़ करते हैं, और उसके लिए हमें काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। अवर नेक्स्ट रोल इज प्लानर के बाद है बी टीचर एज अ मेकर एंड अ डेवलपर, राइट। एज अ मेकर हम क्या करते हैं? हर रोज करिकुलम लिखते हैं। हमें एक बार भले ही तैयार किया करिकुलम एकेडमिक ईयर के लिए मिल जाता है, मे बी इट इज ऑन द पेपर और इट इज इन अवर माइंड, राइट। पेपर में या हमारे दिमाग में, हम उसे हर रोज हम फ्रेम करते हैं, हर रोज हम उसे लिखते हैं। वी कैन से डेली, आफ्टर सम एक्सपीरियंस हो सकता है हमें हर वक्त उसे करने की या उस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन प्लानिंग तो दिमाग में भी हम कर ही लेते हैं। तो वो हो गया, मे बी इट कैन बी डेली, इट कैन बी वीकली, इट कैन बी मंथली और ईयरली। तो इस तरह से हम पूरे करिकुलम का प्लानिंग करते हैं, उसे लिखते हैं। नेक्स्ट इज एड्रेसेस द गोल्स एंड नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मतलब हमारे जो लर्नर है, राइट, उनकी नीड्स क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, और गोल क्या है, क्या अचीव करना है, तो उसको ध्यान में रख के हम प्लान करते हैं। हमारा पूरा जो भी प्लानिंग है वो तैयार करते हैं। वी डिजाइंस एनरिच एंड मॉडिफाइज, अ टीचर डिजाइंस एनरिचेस एंड मॉडिफाइज द करिकुलम। तो ये काम भी एक टीचर ही करता है, राइट। नेक्स्ट इज दे आर आर्किटेक्ट्स ऑफ द स्कूल करिकुलम। तो किस तरह से वो स्कूल करिकुलम के आर्किटेक्ट हैं? समटाइम्स वी हैव सीन दैट कि कई बार कहीं टेक्स्ट बुक कमिटी है या फिर कहीं इवैल्यूएशन कमिटी है, तो इन सब कमिटी के मेंबर भी टीचर्स होते हैं, और इस तरह से वो पूरा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, वो पूरे करिकुलम का के आर्किटेक्ट बनते हैं। तो दिस इज अवर रोल एज अ मेकर और अ डेवलपर, टीचर एज एन इम्प्लीमेंटर। ये एक काफ़ी क्रूशल रोल है हमारा, क्योंकि यहाँ पर ही होता है कि हमारा जो भी फिजिकल या भी जो पेपर वर्क है, जो भी पेपर पे हमें मिला है, उसे हम लाइव देते हैं क्लास में, उसे लाइव करते हैं विद द यूज़ ऑफ वेरियस मटेरियल्स। तो यहाँ पे हम पूरा जो करिकुलम, एक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि आपको एक अच्छा सा मेनू या रेसिपी बनाना है, आपको सभी इंग्रेडिएंट्स मिल गए हैं, बन गई हमारी रेसिपी या मेनू तैयार हो गया? नो मैम, उसकी पहले तैयारी करनी होगी। नहीं, तैयारी हो गई, सब इंग्रेडिएंट्स आपके टेबल पे रखे हुए हैं, सब कुछ है आपके पास, एक अच्छा सा मेनू बनाने। प्रोसीजर ना, वी शुड नो द प्रोसीजर हाउ टू मेक।
यस, तो उसे अच्छे से बेस्ट वे में एकदम टेस्टी फूड बनाने के लिए जो प्रोसेस प्रॉपर है वो तो करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह एक बेस्ट करिकुलम आपको मिल गया है, राइट? लेकिन उसे लाइफ देने का काम कौन करेगा? एक टीचर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। बाकी सब घंटों लगाएंगे रिसर्च करने में, करिकुलम डेवलप करने में, लेकिन उसे लाइफ देने का काम एक टीचर ही कर सकता है। एंड हियर टीचर इज हैविंग अ शिफ्ट फ्रॉम प्लानिंग टू डूइंग। मतलब एज अ प्लानर हमारा रोल अभी खत्म हो गया, अभी हमारा रोल एज अ डूअर, राइट? दैट इज अ शिफ्ट फ्रॉम प्लानिंग टू डूइंग। डूइंग व्हाट? गाइडिंग, फैसिलिटेटिंग, राइट? उन्हें एक्टिविटी में डायरेक्ट करना, गाइड करना, टीचिंग करवाना, तो ये सब एक्शन करना है, उसे एक्शन में लाने का काम अभी यहाँ पे हमारा शुरू हो जाता है एज एन इम्प्लीमेंटर। नाउ टीचर एज ए रिफ्लेक्टर। तो बाकी सब काम किए, लेकिन कहीं पर अगर कुछ गैप रह जाती है वो भी अच्छे से अगर कौन ढूंढ सकता है? वो एक टीचर ही ढूंढ सकते हैं। तो गिविंग स्टूडेंट सर्वे, स्टूडेंट का सर्वे करना, कहाँ पे क्या गैप है, रिजल्ट रिव्यू करना, असेसमेंट डेटा एंड इंडिविजुअल स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, ये सब एनालाइज करना, ये सब सर्वे करना, ये सब डेटा रखना, और डेटा के बेस पे एक कंक्लूजन पे आना, एक अपना रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करना। या पेरेंट्स टीचर मीटिंग है या फिर स्टाफ मीटिंग है, हो सकता है करिकुलम डेवलपमेंट में भी आपके ये सर्वे या डेटा काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रोल हो जाता है एक रिफ्लेक्टर का। So each and every teacher must have to understand all these role and perform all these role at the best, right? At the level best. ये है पिक्चर हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का। यहाँ पे वो जो दोनों हमने ऑर्गेनाइजेशन देखे थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो ऑर्गेनाइजेशन, उन दोनों का इंटीग्रेशन हम देख सकते हैं, राइट? हॉरिजॉन्टल में है असेसमेंट एंड कंटेंट स्टैंडर्ड अलोंग विद द क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, एंड वर्टिकल में, वर्टिकल मतलब खड़ा, हाँ, उसमें है एजुकेशन पॉलिसी, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड स्टूडेंट अचीवमेंट। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो हमने आगे डिस्कस किया, उसका अगर प्रॉपर वे में इंटीग्रेशन होगा तो एक बेस्ट सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम तैयार होगा। किस तरह से ये काम करते हैं इंटीग्रेटेड? जो एजुकेशन पॉलिसी है वो कौन फ्रेम करते हैं? जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, हायर अथॉरिटी और पॉलिसी मेकर, एक्सपीरियंस, बहुत सालों का एक्सपीरियंस जिनको है, तो वो लोग एक पॉलिसी तैयार करते हैं एजुकेशन की, और उस पॉलिसी में होते हैं कि कंटेंट के स्टैंडर्ड या स्टैंडर्डाइज कंटेंट को स्टैंडर्डाइज करते हैं, और वो स्टैंडर्डाइज कंटेंट को चेक करने के लिए असेसमेंट सिस्टम भी वो लोग तैयार करते हैं। तो ये पूरा हमारा करिकुलम फ्रेम हो गया, पॉलिसी मेकर ने बना दिया, स्टैंडर्डाइज कंटेंट तैयार हो गया, और कंटेंट को चेक करने के लिए असेसमेंट सिस्टम भी तैयार कर दिया कि वो ठीक से सब गोल अचीव हो रहे हैं या नहीं कंटेंट के। उसके बाद जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है स्कूल के, या जो भी मैनेजर्स है, ट्रस्टीज है, या सीनियर टीचर्स हैं, जिनके पास अथॉरिटी है कि भाई हमारे स्कूल में हमें यही करिकुलम अप्लाई करना है। करिकुलम तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, लेकिन इस बोर्ड का करिकुलम, इट मे बी सीबीएसई, आईसीएसई और वॉट एवर द बोर्ड्स, राइट? ये बोर्ड हमें हमारी स्कूल में अप्लाई करना है, और उस बोर्ड को किस तरह से फिर, और अकॉर्डिंग टू दैट टीचर्स टेक्स्ट बुक वगैरह यूज करते हैं। सो इतना क्लियर हो गया हम सबका कि पॉलिसी मेकर पॉलिसी बनाते हैं, और ये सब पूरा करिकुलम फ्रेम करके एडमिनिस्ट्रेट करनी है, वो डिसाइड करते हैं। अभी वो टेक्स्ट बुक, उस बोर्ड की टेक्स्ट बुक आ गई हमारे हाथ में, मतलब हम टीचर्स के हाथ में। अभी टीचर्स का रोल क्या होता है in this education system? We have seen lots of other roles, लेकिन अगर टेक्स्ट बुक हमारे पास आए फिर हमारा रोल क्या होगा? हेलो, वो जो भी बुक्स है, अकॉर्डिंग टू दैट हम हमारे क्लासरूम इंस्ट्रक्शन डिजाइन करेंगे, राइट? और
क्लासरूम इंस्ट्रक्शन डिजाइन किए हमने, हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद होगा बच्चों का असेसमेंट, और बच्चों का असेसमेंट होगा उसके बाद उनका अचीवमेंट, मतलब उनका रिपोर्ट तैयार होता है, और वो रिपोर्ट फिर अगेन हेल्प करता है, कहीं पर कुछ करिकुलम में गैप तो नहीं रहेगा ना, कहीं पर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है ना, तो अगेन बेस्ड ऑन ऑल दिस, बेस्ड ऑन द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, अगेन करिकुलम के फ्रेमवर्क के इम्प्रूवमेंट पे काम करना शुरू करते हैं पॉलिसी मेकर्स और सीनियर टीचर्स, राइट। तो इस तरह से ये पूरा सर्कल चलता रहता है और पूरा एजुकेशन सिस्टम काम करता है, और इसी तरह से रिसर्च होते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, और नई नई पॉलिसी आती रहती है। तो इसी बेस पे हमारी नई NEP भी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राइट, जिसमें स्किल बेस्ड लर्निंग पे बहुत ही ज़्यादा उन्होंने ध्यान देने को कहा है। सो ये पूरा सिस्टम का वर्किंग हमारा इस तरह से चलता है, एंड वी आर टुवर्ड्स द लास्ट स्लाइड ऑफ द सेशन, दैट द चाइल्ड इज द ट्रू करिकुलम। अगर इतने सारे टर्म्स या ये सब हमें समझने में टफ लग रहे हैं, अरे भाई इतना भारी भारी क्या समझना है, बस खाली अपने बच्चों को समझ लो, राइट, और उनके नीड्स क्या है और उन्हें क्या चाहिए और उन्हें किस तरह से डेवलप करना है, अगर वो हमने समझ लिया तो आई थिंक हम बहुत ही बेस्ट वे में उन्हें डेवलप कर सकते हैं, और हम बेस्ट फैसिलिटेटर और टीचर बन सकते हैं। एनीथिंग एल्स दैट यू ऑल वांट टू शेयर फ्रॉम योर साइड? मैंने ऑलमोस्ट मेरा जो भी शेयरिंग था कर लिया आज के सेशन का। किसी को कुछ शेयर करना है कुछ अपने ओर से? करिकुलम क्या है, स्कोप एंड सीक्वेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किस तरह से अरेंजमेंट होता है करिकुलम में, टीचर का रोल क्या होता है जो समझना बहुत ज़रूरी है, और पूरा एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, ये सारा कुल मिला के आज हमने हमारे इस मॉड्यूल में देखा। किसी को और कुछ शेयर करना है? Our team members, do they want to share something or? Okay, so आज का सेशन हम यहाँ पर ही हम आज के सेशन का I can say I'm going to end today's session, and thank you all for your nice participation. We are going to conclude today's session with this. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you.